नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मुवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद में वीडियो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली इतने दिन कुछ ऐसा काम कर रहा था मैं, जो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आने वाली है, और ये जो है आपको दिसंबर के लास्ट वीक तक पता लग जाएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आप सभी इस YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में वो उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। ओके, मैं अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और आप उससे सक्सेस पा सकते हो। आपसे रिलेटेड है, कंप्लीटली आपसे रिलेटेड है वो चीज़। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब भी वो आएगी उस टाइम पे हम बात करेंगे। अभी जो आज हम बात कर रहे हैं वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। और अभी राजस्थान में ये टॉपिक है, ये सबसे हॉट टॉपिक है। इसके बारे में अभी स्टूडेंट्स बहुत बातें कर रहे हैं, और इसके लिए स्टूडेंट्स वो बहुत तैयारी भी कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। यानी आप जो राजस्थान की कॉलेजेज है उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हो, और ये जो वैकेंसी आई है ये आरपीएससी ने निकाल दी है, कैसे बन सकते हो। ये तो मैंने एक पहले वीडियो दे दिया था, उसमें आप देख सकते हो कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कैसे बना जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक भी दे दूंगा। बट जो आरपीएससी ने अभी वैकेंसी निकाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देख भी लिए हैं कि उसकी कब डेट है, क्या है, कई चीजें देख ली है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। मैं उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आया हूं, और आपको बहुत ही कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो आरपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, इसके बारे में अभी पहले भी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी, 2014 में निकाली थी। तो उसके जो एग्जाम्स वगैरह है उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, बट फाइनली वो सारी चीज़ें हो गई। अब न्यू वैकेंसी निकाली है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो नोटिफिकेशन एंड फॉर्म है वो निकल चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है वो चीज़ें, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक कंफ्यूजन जो होता है ना एलिजिबिलिटी वाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूज है बहुत, और ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है एक तरीके से, है ना। इसमें एक जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला, उसके बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगी। और फिर सिलेबस और एग्जाम डेट है। सिलेबस और जो एग्जाम डेट है ये भी अभी पेपर में आ गया है कि ये भी बहुत जल्द ही ये दोनों चीजें हैं ये आने वाली है। ओके, सो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि शुड आई गो फॉर प्रिपरेशंस, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस ओहापोह की स्थिति में कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, और अगर कोई कर रहा है तो वो भी एक मन में अजीब सा डर और शंका लेके वो तैयारी कर रहा है। तो उसको तैयारी करनी चाहिए या तैयारी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए। आपके मन में 1% भी डर और शंका नहीं होनी चाहिए। आपको तैयारी करनी ही करनी चाहिए। देखो, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो। मान लो नहीं भी होता है तो बाकी जो कॉम्पिटिशन है उनमें तो ये जो तैयारी है काम में आएगी। अरे आप चांद ना बन सके तो कहीं तारे बन के तो लटक ही जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको तैयारी करनी है, और मैं तो कहता हूं तारे क्यों, चांद ही बनना है हमें तो, यानी हमें इसमें सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। ये जो जॉब है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस जॉब को बहुत अच्छी जॉब मानता हूं। सारी जॉब है बहुत अच्छी जॉब है, अपनी अपनी जॉब का अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इस जॉब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है? पहली बात तो आप इसमें बिल्कुल भी आप किसी का आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस खुद हो। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको आगे बढ़ने का इतना ज्यादा मौका मिलता है। अब कोई ये सोचे कि नहीं इसमें तो आराम करने को मिलता है, देखो
आराम करने को मिलता है, लाइफ हमें आराम करने के लिए नहीं मिली है, लाइफ हमें जीने के लिए मिली है, आगे बढ़ने के लिए मिली है। और आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप काम करोगे। सो ये आराम करने वाली बात तो छोड़ दो, अगर उसको वो चाहिए तो मैं उससे उससे तो फिर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आराम तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, जो भी मेहनत करते हैं उनको आराम अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि आप आराम, पानी पड़ा हुआ रहेगा, क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद में सड़ जाएगा वो पानी। पानी तो बहता हुआ रहेगा तभी तो वो प्योर रहेगा। सो आराम करने वाली बात है वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगी। ओके, इसमें आपको आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स से मिलते हो, नई नई चीजें सीखते हो, उनको सिखाते हो, हमेशा एकदम यंग महसूस करते हो, डायनामिक रहते हो। आपको बाहर विदेश में जाने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। आप वहां जाके अपने जो रिसर्च है वो कर सकते हो, कई चीजें आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, आपकी एक सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी इमेज होती है। और कुल मिला के आप इस देश के जो युवा है उन युवाओं को बनाने का काम कर रहे हो, उनकी फैक्ट्री में आप वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो आप। इसका मतलब आपको देश सेवा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। सो ये बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको तैयारी करनी ही करनी चाहिए। आपके मन में बिल्कुल भी डर और शंका नहीं होनी चाहिए, आपको तैयारी ही करनी चाहिए। और इस तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी करो कि ये सोच के कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप ये सोचते हो ना बहुत ये है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर तैयारी नहीं कर पाओगे आप। बस आपको एक सीट चाहिए ना, तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, ओके। अब क्या है यहां पर, ये दूसरी बात आती है कि कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग पद है, ठीक है, नंबर ऑफ जो सीट्स है वो अलग अलग सीट है। तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं यार इसमें तो इतनी सीटें हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। भाई आपको एक होना, आपको तो एक सीट चाहिए ना, आपको एक ही तो चाहिए, तो आपका सिलेक्शन है। एक थ्योरी होती है पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहती है पाथ गोल थ्योरी? ये थ्योरी ये कहती है कि जितना ज्यादा कंपटीशन हो जाता है या कोई जितनी ज्यादा बड़ी पोस्ट होती है उसके लिए सिलेक्शन के उतने ही ज्यादा चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ये कहती है पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं ना, स्टूडेंट्स हैं ना, फॉर्म तो भर दिया है, लगभग लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। फॉर्म भरने वाली बात अलग है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनके मन में यही चल रहा है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सीटें बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल है। तो ध्यान रखना 90% लोग तो वहीं पे फिनिश है। अब आपको क्या करना है, आपको वो काम करना है, सिलेक्शन अगर आपको करवाना है ना, तो आपको वो काम करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप अगर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमारे पास में वो चीज चल के आ जाती है, ठीक है। लॉ ऑफ सिंपल अट्रैक्शन है, क्योंकि आप रात दिन उसी के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में उसको, उस चीज को पाने के लिए प्लानिंग आने लग जाती है। तो आप अगर ये सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन के अंदर काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप बस ये मान लो कि रात दिन है ना, अब इसी का जॉब करने लग जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी 2020, इसी का जॉब करना। आपके माइंड में अलग अलग तरह के आइडिया आएंगे कि आखिर ये गोल है आपका, ये गोल है कि इसको अचीव करना है, तो कैसे इसको अचीव करना है, ठीक है। तो आपको यहां पर कॉम्पिटिशन्स है, आपको एक सीट चाहिए, आपको तैयारी करनी ही करनी चाहिए। कंपटीशन है तो सबके लिए है। जो लोग ये सोचते हैं ना मेरा होगा, मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, मैं जीके कहां से पढ़ूंगा, ये कहां से पढ़ूंगा, इसमें जीके पढ़ना पड़ रहा है, ये पढ़ना पड़ रहा है, वो पढ़ना पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो खत्म है मामला उसका, ठीक है ना। लेकिन जो ये सोच रहा है कि पढ़ना तो पड़ा, तो सबको पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं अब ऐसा क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों जो विनर्स होंगे ना, वो सारे के सारे ध्यान रखना कुछ ना कुछ अलग करने वाले हैं, वो अलग रणनीति फॉलो करने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रणनीति कैसी बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और वो जो 3 घंटे का जो एग्जाम है ना,
फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर है ना, और 2 घंटे का जो जीके का पेपर, उसमें आप क्या कर रहे हो, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करेगा और उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। देखो पहले के जो राजा महाराजा थे वो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए क्या करते थे, पहले रणनीति बनाते थे। हथियार तो सबके पास में होते हैं, लेकिन जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है ना, वही उस युद्ध को जीत पाता था। तो आपको अब आपका स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही शानदार बनानी है कि ऐसा क्या करूं मैं और ऐसा क्या ना करूं मैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन है इस आरपीएससी 2020 के असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, सो बिल्कुल मत सोचो नेगेटिव चीजें हैं वो दिमाग से बाहर निकाल दो। एक ही चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आपका गोल ये दिखना चाहिए, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बाकी चीजें हैं वो आपको नहीं दिखनी चाहिए। और मैं आपके लिए ये जो है ना, ये गोल जो आपको अचीव करना है, इसको आने वाले टाइम में, मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बोला है, आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। अब कैसे क्या है उसके बारे में हम जब भी वो चीज आएगी उस टाइम पे हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो पहली बात, बिल्कुल भी शंका नहीं होना चाहिए, आपको बेधड़क तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, आज नहीं तो कल वो तैयारी आपकी काम में आएगी। इसलिए फुल एनर्जी के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए। और कंपटीशन है तो सबके लिए आपको एक सीट चाहिए। और जब रात दिन इसके बारे में सोचोगे ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन पक्का है, और उसके लिए रणनीतियां बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे आपकी कि ऐसा मुझे क्या करना है और ऐसा मुझे क्या नहीं करना है, ऐसा मुझे क्या करना है कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये एक जो मन में कंफ्यूजन था ना, ये तो आपका कंप्लीटली दूर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखो, ये जो नोटिफिकेशंस एंड फॉर्म्स है, ये इनकी डेट वगैरह जो है, ये फॉर्म की डेट है वो 8 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है, जो कि निकल चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, क्योंकि इनके बारे में बात करने का उतना महत्व भी नहीं है अभी इस टाइम पे, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी वाला थोड़ा सा कई लोगों के कंफ्यूज है, मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूज है थोड़ा सा, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो बहुत तरीके से मैं इस चीज को समझा रहा हूं, एकदम ओपनली समझा रहा हूं आपको। क्या है कि एलिजिबिलिटी 2 तरह की है, एक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है और दूसरी एज वाली है। जो एज है इसमें मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, ये सब जनरल के लिए है 21 ईयर, और मैक्सिमम 40 ईयर है वो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन जो, और ये कब होनी चाहिए, आपकी 1 जुलाई 2020 से पहले आपकी ये होनी चाहिए एज, ठीक है। ओके, दूसरा है कि एससी एसटी जो ओबीसी है, इनको 5 साल का रिलैक्सन एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एज है 40 ईयर है, ठीक है, मैक्सिमम, ये कब की बात कर रहे हैं हम ये मैक्सिमम वाले केस के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 ईयर है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इधर वाली चीज है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एज वाली जो ज्यादातर लोगों के प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम आ रही है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आ रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है ना, सारी की सारी बातें वो वहीं पे अटक जाती है। बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं मैं इस चीज को, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो बड़ी, अगर इसमें देखें तो इसमें एक जो सबसे पहली चीज है जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपका पीजी में 55% होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका पीजी में, 55% होना चाहिए आपका। और इसके साथ में आपका नेट और स्लेट है वो होना चाहिए। नेट जो कि यूजीसी करवाती है या साइंस के लिए सीएसआईआर करवाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए पहली एलिजिबिलिटी है, ये जरूरी है। आपकी पीजी तो होनी चाहिए 55% के साथ में, लेकिन आपका नेट भी होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी है, ये क्या है, ये वैकेंसी स्टेट लेवल पे है। इसलिए आपका अगर स्लेट भी है, यानी आरपीएससी स्लेट का एग्जाम करवाती थी पहले, अगर वो एग्जाम भी है, आपका नेट नहीं है, तो भी आप इसको जो है इसके लिए एलिजिबल हो। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आती है कि मैंने जो मेरा पहला एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, उसमें देखना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी क्या जरूरी है।
तो मैंने वहां पर साफ साफ चीजें बता रखी है, बिल्कुल तरीके से बता रखा है कि पीएचडी है किसके लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है। वहां पर मैंने आपको बिल्कुल सब चीजें बता रखी है, आप वो भी सुन सकते हो। देखो यहां पर इसके लिए पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैंने वहां पर भी उस जगह पे बोला था आपको कि रूल्स वगैरह है वो चेंजेस होते रहते हैं। आप अगर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो कर लो, अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो भी आप तैयारी कर लो, ठीक है। यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ वो है, लेकिन किसके लिए? वो वो जो है वो होगी, लेकिन किसके लिए? वो होगी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के लिए अलग तरह के रूल्स है वो आ गए हैं, लेकिन यहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसका मतलब आपकी पीएचडी नहीं है तो आप बेधड़क तरीके से तैयारी करो, लेकिन हाँ आपका क्या होना चाहिए? नेट और स्लेट होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज कि इनमें एक चीज है कि जो ये पीजी है इसमें एससी एसटी ओबीसी है, इनको 5% का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब अगर आपके 50% है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। अब एक बड़ी चीज आती है कि जिसकी ना तो नेट है और ना ही जिसका स्लेट है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? वो नहीं भर सकता, और ना ही उसकी पीएचडी है। ना तो नेट है, ना स्लेट है, और ना ही उसकी क्या है, ना ही उसकी पीएचडी है, तो क्या वो एलिजिबल है? देखो अगर आपका इंटरव्यू से पहले इनमें से कुछ भी हो जाता है तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं होता है, तीनों नहीं होते हैं, तो नहीं हो सकता फिर, ठीक है। ओके, हम थोड़ा सा आगे भी इसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना अगर आपका जो इसका यूजीसी का 2009 का एक रूल है, वो रूल क्या कहता है कि इफ आपके पास में अगर नेट और स्लेट नहीं है तो आपकी पीएचडी में या जो एमफिल है उसमें अगर एनरोलमेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन है, वो 11 जुलाई 2009 से पहले है। ध्यान रखना, कब बता रहा हूं? 11 जुलाई 2009 से पहले है, तो आपका नेट या स्लेट नहीं होने पर भी आप क्या हो? एलिजिबल हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? कि आपके कम से कम 2 पेपर होने चाहिए। रेपुटेड जनरल में जो है वो रेफरेड जनरल होने चाहिए आपके, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि किसी लोकल में जो यूजीसी अप्रूव्ड ही नहीं है उसमें आपका पेपर है, नहीं, फिर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। वो यूजीसी अप्रूव्ड है, वो होना चाहिए, रेपुटेड जनरल होना चाहिए, आपका वाइवा होना चाहिए, और आपकी थीसिस है वो किसी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन चेक्ड होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये चीज आपके पास में है, यानी आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले है, तो आपका नेट और स्लेट ना होने पर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहां पर बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ये चीज। अब यहां पर जो दूसरे आगे जो चीज आती है ना, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है ना, यही सारे के सारे बीमारी की जड़ है, सब कुछ, ठीक है ना। इसी की वजह से सब लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। पहली बात तो देखो, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला मामला है ना, ये हाई कोर्ट में है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी आज तक जो निर्णय हुए हैं, जो डिसीजंस हुए हैं कोर्ट के अंदर, लगभग वो स्टूडेंट्स के फेवर में होते हैं। देश की या राज्य की सरकारें, ठीक है, या जो कोर्ट है, वो हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम में है या उसको टेंशन हो रही है और ये कोर्ट में है, तो ध्यान रखना, कोर्ट, ये बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिसीजन आपके फेवर में होगा। लगभग जो लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाली जो चीज है ये हटने वाली है, और हो सकता है जो लोग इस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, इसकी वजह से नहीं भर पाए थे, उनको हो सकता है आरपीएससीए फिर से एक मौका दे कि हां, जो इस वजह से रह गए थे वो फॉर्म फिर से भर सकते हैं। ये डिसीजंस बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए लगभग मुझे जो चीज लग रही है, ठीक है, मैं देखो इसको बिल्कुल भी आधिकारिक तौर पे नहीं बात कर रहा हूं इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और क्योंकि स्टूडेंट्स के फेवर में हमेशा डिसीजंस होते हैं, तो ये चीज है ये हटने वाली है, और शायद कई जो स्टूडेंट्स जिससे वंचित रह गए थे उनको फिर से मौका मिलने वाला है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। जिनका नहीं है ना, अगर मान लो अभी नहीं है और फॉर्म भर दिया है, वो सोचे मैं तैयारी करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ध्यान रखना, तैयारी कर लो, और इतनी एनर्जी के साथ में करो ना कि जिसका सब कुछ है ना, जिसके 80-90% है ना, उससे भी दुगुनी एनर्जी से करो आप तैयारी। समझ रहे हो ना? सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है आपके,
ओके, परसेंटेज पहले जो थे उस टाइम पे कुछ सर्कमस्टेंस होती है, हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की, हो सकता है बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि आप उसके लायक नहीं? आपको अभी नॉलेज है ना, आप अभी पढ़ रहे हो ना, आप अभी कॉम्पिटिशन्स की फाइट करके आगे बढ़ रहे हो ना, इसका मतलब आप इसके लायक हो। पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, बट अभी 8% तो हो ना आप, है ना? तो शायद ये मौका मिलने वाला है। अब देखो क्या है इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या कह रहे हैं जनरल, इसके लिए क्या कह रहे हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कि आपका देखो पीजी के अंदर पहले तो बात होगी, पीजी वाला तो 55% वो वाला हो गया, और जो कैटेगरी थे उनमें उनको 5% का रिलैक्सेशन था। अब क्या कह रहे हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कि आपका यूजी, ठीक है, 12th में और 10th में अगर इन तीनों को जोड़ दें तो जनरल कैटेगरी के आपका 55% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55%। और जो कैटेगरी है उनको 5% का रिलैक्सेशन है, और आपका क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। लेकिन 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 यहां पर देखो ये छूट है, लेकिन एक अब छूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये छूट। क्या नहीं है वो छूट? वो ये है कि आपका यूजी में 50% होना ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बिल्कुल क्लियर रखना, ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका यूजी में 50% होना ही होना चाहिए। और आपका 12th या 10th किसी में एक में, ध्यान रखना, या तो चाहे 12th में हो चाहे 10th में हो, आपका क्या होना चाहिए? 50% होना ही होना चाहिए। कोई छूट नहीं है, किसी भी कैटेगरी को नहीं है, ठीक है ना? ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर विदाउट ग्रेस, इसका मतलब क्या हो गया? देखो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप मान लो आपके 50% से ज्यादा, या जनरल कैटेगरी में 55% से ज्यादा है आपके, और ग्रेस है, तो ध्यान रखना आप एलिजिबल हो। इसका मतलब ये नहीं है। विदाउट ग्रेस का मतलब यहां पर क्या है? विदाउट का मतलब यह है कि यहां पर आपके इतने बन रहे हैं अगर, तो इसमें ग्रेस वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो यहां पर एक चीज ध्यान, ज्यादा बन रहे हैं तो आप ग्रेस है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ओके, अब एक चीज यहां पर बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सपोज करो किसी के, अगर मैं बात करूं यूजी में तो 50% है फॉर एग्जांपल, लेकिन 10th या 12th में दोनों में ही 50% नहीं है, मान लो उसके 49% है, तो इसका मतलब वो देखो एलिजिबल नहीं है। अभी तक जो है वो चीज बता रहा हूं मैं आपको, अभी तक जो चीज है उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब क्या स्थिति होगी वो बात की बात है, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन अगर किसी के मान लो 49 पॉइंट फॉर एग्जांपल मान लो 68% आ रहे हैं, या मान लो 49.51% आ रहे हैं, अब क्या वो एलिजिबल है? नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, ठीक है? अब वो एलिजिबल है या नहीं है? देखो जब हम जो मार्क्स आते हैं, मान लो आपके 8.5 नंबर आए, 10 में से 8.5 नंबर आए, आपको टोटल राउंड ऑफ करके कितने देते हैं? 9 नंबर देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली देखें ना, तब तो वो एलिजिबल होना चाहिए। अगर मैथमेटिकली देखें, वो राउंड ऑफ करके करते हैं तो उस तरीके से तो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अभी इसके बारे में ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, इसलिए जिनका अगर इस स्थिति में कोई है, मतलब 49.50 से ऊपर वाली स्थिति में है लेकिन 50 नहीं है, इस स्थिति में अगर कोई है, उसको तैयारी करनी ही करनी चाहिए, और दोगुनी एनर्जी के साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई वो वैसी कोई वो चीज नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हो, अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जा सकते हो और आप अपनी लड़ाई जीत सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप, हमारा देश है, इसके अंदर लोकतंत्र है और सबको यह अधिकार है अपना अधिकार लेने के लिए, और हमारा संविधान है हमेशा यही कोशिश करता है कि आपको न्याय मिले, हमेशा क्या, सबको न्याय मिले, संविधान है इसी चीज के लिए। तो आप अगर ऐसी स्थिति में हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और आप जीत सकते हो। ध्यान रखना, आपकी ये लाइफ का सवाल है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा बोदर होने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करनी ही करनी चाहिए, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर कि ये जो एवरेज निकालते हैं ना, ये कैसे निकाले कि 55% या 50? तो आपको क्या करना है कि यूजी के नंबर है वो जोड़ देने हैं आपको, ठीक है? 10th के जोड़ देने हैं और 12th के जोड़ देने हैं, और तीनों में क्योंकि 3 के हैं तो 3 का भाग लगा देंगे, टोटल परसेंटेज जोड़ के आपके एवरेज परसेंटेज है वो निकल जाएंगे। ये जो है ये आपके जनरल में 55%, और अगर कैटेगरी से हो तो 50% होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई छूट नहीं है,
इसके अंदर कोई छूट नहीं है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सारा मामला ही बीमारी का जड़ी यहां पर आ रहा है। लेकिन ये चीज अच्छी बात भी है कि ये जो चीज है ये कोर्ट इसके ऊपर फैसला देने वाला है और इसके ऊपर एक आपके फेवर में, जहां तक मुझे लग रहा है आपके फेवर में डिसीजन आएगा और आपको जो इससे वंचित रह गए उनको हो सकता है एक बार मौका और मिल जाए। ठीक है, ओके। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो आपका इसके बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में और जो इसकी एग्जाम डेट है वो भी बहुत जल्द ही इसके बारे में घोषणा होने वाली है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कि कैंडिडेट्स, दूसरी चीज ये कि जो कैंडिडेट्स पीजी जिनकी नहीं है अभी, ठीक है, और ना ही नेट है, क्या वो फॉर्म भरें? बिल्कुल भरें। आप अगर एमएससी प्रीवियस ईयर में हो और आपका नेट नहीं है, आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अपेयरिंग का ऑप्शन है। जो फॉर्म है ना उसमें अपेयरिंग का ऑप्शन है। ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना, ये आपकी इंटरव्यू की डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब देखो पता नहीं कितने दिन तक चल जाए, आरपीसी है एग्जाम जो एजेंसी है, तो उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है, तो क्या सर्कमस्टेंस होती है कुछ पता नहीं है। तो जो जिनका नेट नहीं है और वो एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसको भी फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो तो दुगुनी एनर्जी से तैयारी करें, क्योंकि उसके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है। ओके, तो जो फर्स्ट ईयर में है, जो या फर्स्ट सेम में है, वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब जो एग्जाम पैटर्न है, ये इसके बारे में आपको मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न है, उसमें एक तो सब्जेक्ट का पेपर होगा और एक जीके का पेपर होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इनमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का होगा और यहाँ पर ये 75 मार्क्स का, फर्स्ट पेपर 75 का, सेकंड भी 75 मार्क्स का, 150 नंबर का हो जाएगा। और जीके है वो आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटा इसके अंदर टाइम है। यानी टोटल जो मेरिट बनेगी ना, वो 75 प्लस 75 प्लस 50 कितना हो गया? 200 तो आपका जो सब्जेक्ट का प्लस जीके का हो जाएगा। और 24 मार्क्स है, कितने? 24 मार्क्स है, वो आपके इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, टोटल 224 नंबर है, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। ओके, तो ये तो आपको सबको पता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़े और जीके के लिए क्या पढ़े यहां पर। ठीक है, मैं सबके लिए कॉमनली बता रहा हूं, चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, सबके लिए कॉमन मैं चीज बता रहा हूं। देखो, आरपीएससी के अब तक के जो पेपर आए हैं ना, या जो एनालिसिस किया है, ठीक है, उनमें एक सिंपल चीज है कि अगर आप बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत हाई लेवल की, वो चीज देखो, तैयारी आपकी हमेशा काम में आएगी, लेकिन ध्यान रखना यहां पर आप पिछड़ सकते हो। यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत सरफेसली आते हैं, बहुत बेसिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जिनको बेसिक्स नहीं आता है ना, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं सबसे आपको अगर सजेशन दूं, सब स्टूडेंट्स को अगर सजेशन दूं, आपको अगर ये एग्जाम निकालना है तो क्या पढ़ लेना आपको? 11th क्लास की आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है तो केमिस्ट्री में 11th क्लास, ठीक है। अगर कोई सपोज करो जो भी है, मतलब वो अगर फिजिक्स का है, या मान लो वो आर्ट का स्टूडेंट्स है, कॉमर्स का, जो भी है, उनको जो एनसीईआरटी की बुक आती है ना, वो प्लस जो हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, ध्यान रखना दोनों चीजें बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की बुक्स और प्लस राजस्थान बोर्ड की बुक्स, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। वो 11th और 12th, कौन सी? राजस्थान बोर्ड की तो पढ़ना ही पढ़ना, 11th और 12th की बुक पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी की भी पढ़ना, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की 11th 12th की बुक पढ़ लेना, और आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, ठीक है ना, उस ग्रेजुएशन की सारी बुक्स पढ़ लेना। कम से कम आपकी ये बुक्स है ना, ये 2 बार हो जानी चाहिए। कितनी बार हो जानी चाहिए इनका रिवीजन? 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना। तो आप ये सोचो मैं बहुत बड़ी किताबें ले आऊं और ये करूं लो और वो कर लूं, ध्यान रखना, हो सकता है आपको उनमें से क्वेश्चंस नहीं मिले, क्योंकि हमेशा हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट जो है वो ये वाला है। आप जो भी बाकी पढ़ रहे हो, नोट्स से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो ठीक है, इट्स ओके, वो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने क्या कहा कि जो विनर्स होते हैं ना, वो कुछ अलग तैयारी करते हैं, जो बाकी नहीं करते हैं ना, वो ये लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको
11th 12th और जो ग्रेजुएशन की बुक्स है, यूजी की जो बुक्स है, वो आपको आपके सब्जेक्ट की कंप्लीट पढ़ लेनी है, ठीक है। और जो जीके है ये सबके लिए कॉमन पेपर होगा, तो जीके के लिए आप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सब्जेक्ट तो सबका लगभग ठीक होता है, जो जीके के अंदर ज्यादा जोर ले लेगा ना उसके सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट पता है क्या सोच रहे हैं, मैं आर्ट वाले स्टूडेंट जो है वो तो फिर भी जीके की तरफ थोड़ा उनका थोड़ा सा रुझान होता है। साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पहला ही उनका याद आता है अरे यार जीके आ गया, जीके तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, मतलब उनकी आधी हार वहीं तय हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, आप जो है ये बिल्कुल भी, क्यों जीके है वो आप पढ़ नहीं सकते क्या? आपने साइंस पढ़ी है, ठीक है, या कॉमर्स पढ़ा है, तब भी तो आपने वो चीजें सीखी है ना। तो जीके अगर पढ़ोगे तो आप सीखोगे नहीं क्या? सीख लोगे, और बहुत अच्छा सीख लोगे आप। तो इसका मतलब हो गया कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी है कि जीके आ गया पढ़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ना है। गा में और है में फर्क है, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा मतलब मजबूरी में पढ़ रहे हो आप, और पढ़ना है मतलब अंदर से आवाज आ रही है। आप तभी लर्न कर पाओगे जब आप ये कह रहे हो कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि आप ये तो नहीं कहते कि मुझे खाना पड़ेगा, मतलब आप क्या बोलते हैं, खाना खाना है, मतलब अंदर से इच्छा हो रही है आपकी। तो वही बात आपको यहां पर करनी है, ध्यान रखना, आपकी इच्छा होनी चाहिए। मरी हुई इच्छा से अगर आप तैयारी करोगे ना तो आप हमेशा माइंड में, क्योंकि आपके ये चलेगा जीके पढ़ना पड़ रहा है, जीके पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके माइंड में एक कोने में चीज है, ठीक है जीके पढ़ना पड़ रहा है ना, फिर ये कभी भी साथ नहीं देगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसलिए इसको बहुत आपको इंपॉर्टेंस देना है। जो भी आपको ज्योग्राफी पूछे, हिस्ट्री पूछे, पॉलिटी पूछे, उसके जो भी चीजें आपको पूछ रहे हैं, इकोनॉमी पूछे, जो भी चीजें पूछ रहे हैं, उनके लिए आप किसी जो जीके, जो भी कोई आपका दोस्त है या जो भी आपके शिक्षक गण है जो जीके इस तरह की के बारे में नॉलेज रखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर है वो पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर है वो चीज पढ़ना चाहिए आपको। बाकी जो है मार्केट में बहुत सारी इसके बारे में चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, और आप अपने जो भी शिक्षक है उससे भी पूछ सकते हो, लेकिन आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान रखना, जो इसमें जीत गया ना वो इधर तो लगभग बराबर है मामला, लेकिन इधर कौन आगे निकल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करनी है। और जब ये हो जाए तो उसके बाद में इंटरव्यू का, इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है, बहुत ईजी है। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये था सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चर है उसके लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने बात की है, ठीक है। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो, और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही एक बड़ी घोषणा करने वाला हूं और बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाने वाला हूं, तो उसका थोड़ा सा इंतज़ार करो, और वो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी, मैं ये वादा करता हूं आपसे। बट उसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो बहुत ही जल्द की जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।